तो सिंपल पेंडुलम के बाद हम लोग जानेंगे कंपाउंड पेंडुलम के बारे में। ठीक है, तो कंपाउंड पेंडुलम क्या है? एक रिजिड ऑब्जेक्ट है ना, जिसको कहीं दीवार से हिंज कर दिया गया हो तो वो वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेशन कर सकता है ना। तो कहा जा सकता है व्हेन rigid body is suspended or hinged through a point other than the center of mass of rigid body such that body is free to rotate in vertical plane, then it is called कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, तो ऐसा रिजिड बॉडी जिसको उसके सेंटर ऑफ मास को छोड़कर किसी भी दूसरे पॉइंट से हिंज कर दिया गया हो, है ना। तो हम ऐसा मानते हैं कि इस रिजिड ऑब्जेक्ट के ऊपर ये है इसका सेंटर ऑफ मास सी और एक ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, तो दोनों पॉइंट जो है, दोनों के पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो ये जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल एल। ठीक, तो इसमें एस जो है ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, है ना। अच्छा, और दूसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक, तो ये दो पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है इसमें, सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो अब क्या करेंगे कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन तब होगा जब जो लाइन एस और सी को जोड़ने वाला जो लाइन होगा वो बिल्कुल वर्टिकल हो, है ना। एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन है। अगर सी बिल्कुल सी और एस जो लाइन है अगर ये वर्टिकल होता तो ये रिजिड ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता, लेकिन इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने अभी थोड़ा सा डिस्प्लेस किया हुआ, थोड़ा रोटेट कराया है। तो मान लेते हैं कि इसको हमने थीटा से अभी रोटेट कराया है, तो इस रिजिड बॉडी पर एक फोर्स लगेगा, इसका खुद का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो हो जाएगा mg। ठीक, तो वर्टिकल लाइन से पॉइंट सी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा एल साइन थीटा। ठीक है, तो हमें रिस्टोरिंग टॉर्क निकालना होगा इस कंपाउंड पेंडुलम पर। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो हो जाएगा, सिर्फ mg ही एक ऐसा फोर्स है जिसका कि टॉर्क आएगा, और वो होगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा, mg इंटू एल साइन थीटा। आगे माइनस साइन लगा सकते हैं क्योंकि फिगर में हम देखें तो इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
जबकि टॉर्क लग रहा होगा ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। ये जो mg फोर्स है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, तो इसलिए हम माइनस साइन हम लोग लगा सकते हैं। थीटा बहुत स्मॉल हो तो इसको mgl थीटा भी लिखा जा सकता है। फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो अब ये रिस्टोरिंग फोर्स आया। जैसा कि हम जानते हैं एंगुलर SHA में जो स्टोरिंग टॉर्क होता है वो कितना होता है, माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो उस टॉर्क से इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ टॉर्क इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आई ओमेगा स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा mgl। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा mgl डिवाइडेड बाई आई, है ना। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, दैट मीन्स 2 पाई अंडर रूट आई बाई mgl, है ना। तो ये हो गया टाइम पीरियड। अब हम क्या करेंगे कि जो टाइम पीरियड है या जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में, वो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वेयर I is moment of inertia of rigid body about point of सस्पेंशन। ठीक है, तो यानी कि I जो हो गया उसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर इस फिगर में देखें तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट इनर्शिया पता हो तो पैरेलल एक्सिस लगा करके पॉइंट एस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, है ना। तो आई जो है इज इक्वल टू आई एस भी कहा जा सकता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट निकाल रहे हैं, है ना। तो वो हो जाएगा आई सी एम प्लस ml स्क्वायर। आई सी एम हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और m इंटू डी स्क्वायर होता है। तो इस केस में दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है l, है ना। तो m क्या है, m तो इस कंपाउंड पेंडुलम का मास हो गया, है ना। अच्छा, तो ये जो एक्सप्रेशन है आई सी एम, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू के सी स्क्वायर प्लस m इंटू एल स्क्वायर, वेयर के सी इज रेडियस ऑफ gyration of rigid body about सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई के जगह पर ये वैल्यू रखेंगे m के सी स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई mgl। इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के सी स्क्वायर बाई एल प्लस एल डिवाइडेड बाई जी, है ना। तो ये टाइम पीरियड आ गया। इस टाइम पीरियड को फिर से थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। ये आया है के सी स्क्वायर बाई एल
प्लस एल डिवाइडेड बाई जी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल इक्विवेलेंट बाई जी, वेयर एल इक्विवेलेंट is equal to kc square by l plus l is the length of an equivalent simple pendulum which has time period equal to the time period of this compound pendulum। ठीक है, तो यहाँ से एल इक्विवेलेंट जो है के सी स्क्वायर बाई एल प्लस एल है। अगर हमें ऐसा कहा जाए कि इस कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड मिनिमाइज करना है ना, अगर इसको मिनिमम करना हो तो हमें इस एल इक्विवेलेंट को, या यूं कहें कि ये जो पूरा टर्म है ना, इस टर्म को हमें मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी टर्म जो है कांस्टेंट है जी और 2 पाई। ठीक है, तो कहा जा सकता है फॉर मिनिमम टाइम पीरियड डी एल इक्विवेलेंट बाई डी एल शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो के सी तो कांस्टेंट है, तो आएगा के सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस प्लस इस एल का डिफरेंशिएशन एल के रेस्पेक्ट में आएगा 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से के सी का जो वैल्यू है, या यूं कहें कि एल का जो वैल्यू है वो हो गया के सी। तो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना, अगर हमें टाइम पीरियड वर्सेस एल ग्राफ प्लॉट करना हो तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, जिसमें से जो मिनिमम टाइम पीरियड होगा टी मिनिमम, उस केस में एल का वैल्यू के सी के इक्वल होता है ना। तो ऐसा कहा जा सकता है फॉर मिनिमम टाइम पीरियड सेपरेशन एल बिटवीन center of mass and center of mass is C and point of suspension S should be इक्वल टू के सी, है ना। तो के सी क्या हो गया, जो कि रेडियस ऑफ जायरेशन के इक्वल है उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास करता हो। ठीक है, तो यहाँ से के सी इज इक्वल टू एल हो गया। तो जो टाइम पीरियड होगा मिनिमम वाला, सो टी मिनिमम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, है ना, जो ये वाला जो वैल्यू है,
अगर इसमें Kc का वैल्यू L रख दिया जाए, Kc का वैल्यू L रखने से क्या हो जाएगा, या L का वैल्यू Kc रखने से ये हो जाएगा 2Kc डिवाइडेड बाई G, है ना। तो ये होगा मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। तो कंपाउंड पेंडुलम पर एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम made from rod which is hinged at its one end। ठीक है, तो हमें एक रॉड दिया गया है और उस रॉड का एक एंड जो है उसको हिंज किया गया है ना। तो सपोज ये जो है ये हो गया रॉड, ना। इस रॉड का जो मास है मान लेते हैं m और लेंथ मान लेते हैं l, और इस रॉड को यहाँ पर हिंज किया गया है, मतलब ये उस एक्सिस के अबाउट, अपर एंड के अबाउट रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई अंडर रूट I बाई mgl, है ना। तो जैसा कि हम लोग देखेंगे कि इसमें हमें बताया गया था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये क्या था, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट यानी हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। तो इस क्वेश्चन में जो I होगा वो हो जाएगा ml² बाई 3, क्योंकि रॉड अपने एंड के अबाउट हिंज किया हुआ है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने कैलकुलेट कर लिया और ये आया है ml² बाई 3। ठीक, अब यहाँ पर एक वैल्यू दिया गया है L क्या है, L को अगर देखा जाए तो इस फॉर्मूले में हमें बताया गया कि L जो है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस है ना। तो इसको भी हम लोग यूज करेंगे। तो L इज सेपरेशन between hinge and center of mass। तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो मिड पॉइंट पर होगा क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, और हिंज किया हुआ है अपर एंड पर, यानी ये जो डिस्टेंस है ये हो गया L/2। ठीक है, तो इस L का जो वैल्यू है यहाँ पर वो हमारे हिसाब से L/2 होना चाहिए, इज इक्वल टू L/2 इन दिस केस। तो अब जो है इसको इसमें वैल्यू रखते हैं। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I के जगह पर ml² बाई 3 डिवाइडेड बाई mg, और फॉर्मूले में इस L के जगह पर यहाँ से L/2 रखेंगे। तो जो टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट 12 बाई 3g। तो ये टाइम पीरियड हो गया
इस कंपाउंड पेंडुलम का जो कि रॉड से बनाया गया है और साथ में एक एंड पर हिंज किया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फाइंड मिनिमम टाइम पीरियड of a compound pendulum made from a rod of length L। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है ना पिछले केस में, तो इसमें हमने देखा कि टाइम पीरियड मिनिमम तब होता है जब Kc इज इक्वल टू एल होता है ना, और मिनिमम टाइम पीरियड कितना होता है 2Kc/g, यानी Kc हमें अगर पता हो तो मिनिमम टाइम पीरियड जो है ये कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम यही काम करेंगे। तो इस केस में एक रॉड है ना, तो ये रॉड है, तो हमें Kc निकालना है। Kc क्या हो जाएगा कि जो ICM होता है रॉड के केस में होता है ml²/12 है ना, इसको हम लोग m × Kc² से इक्वेट कर देंगे। तो जो Kc का जो वैल्यू आएगा वो आएगा L/2√3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ से हम कितना डिस्टेंस पर इसको हिंज करेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस है L या जो भी है, ये डिस्टेंस Kc या L/2√3 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट S हो गया, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ये है सेंटर ऑफ मास। दोनों के बीच का सेपरेशन Kc के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो अब जो मिनिमम टाइम पीरियड आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं 2π√2Kc/g, मतलब 2π√2 Kc का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, L/2√3/g, दैट मीन्स T minimum is equal to 2π√L/√3g। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, फाइंड मिनिमम टाइम पीरियड of a compound pendulum made from a disc of रेडियस r, है ना। तो इसमें हमें एक डिस्क दिया गया है और इस डिस्क का रेडियस हमें पता है ना। तो डिस्क का रेडियस जो है वो दिया गया है r। तो हमें ये पता करना है कि मिनिमम टाइम पीरियड के लिए इस डिस्क को किस पॉइंट से हिंज किया जाए, किस पॉइंट से इसको लटकाया जाए जिससे कि टाइम पीरियड मिनिमम आए, है ना। तो जैसा कि हमें पता है कि उस केस में जो L होता है, अगर मान लें ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और ये हो गया सेंटर या सेंटर ऑफ मास, तो ये हमें L का वैल्यू निकालना होता है जो कि Kc की इक्वल होता है ना। तो सेंटर ऑफ मास
के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का वो होता है हमारा स्क्वायर बाय 2 और इसको एम के सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो के सी है इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा r बाई रूट 2, ठीक। और यही हमारे हिसाब से एल होना चाहिए, ठीक। तो टी मिनिमम जो आएगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2 के सी बाई जी। इट मीन्स टी मिनिमम is equal to 2 pi under root 2 into r by root 2 by g। तो फाइनल आंसर होगा t मिनिमम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2 r बाई जी। तो ये हो गया मिनिमम टाइम पीरियड, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक सेमी सर्कुलर रिंग दिया गया है ना। सपोज ये सेमी सर्कुलर रिंग है ना। तो इसको एक एंड से हिंज किया गया है ना। तो अगर इसको ऐसा करें तो ये अपना सेमी सर्कुलर रिंग हो गया। इस रिंग को एक एंड से हिंज किया गया है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा वर्टिकल डायमीटर है ना। अगर इसका रेडियस है r है ना, अगर इसका रेडियस जो है ये है r, तो इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, ठीक। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ a semi-circular wire of radius r which is hinged at one end। तो अपने एक अपर एंड से इसको हिंज किया गया है। अच्छा, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि पहले इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है ये होता है 2r बाई पाई पर। सेंटर से 2r बाई पाई पर होगा। तो ये डिस्टेंस हो गया 2r बाई पाई, ये है रेडियस r। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन s और सेंटर ऑफ मास c, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है l, ये l हमें फाइंड करना है, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैं एक बार फिर से इधर बनाता हूँ। यहाँ पर जो है ये डिस्टेंस है 2r बाई पाई और ये रेडियस r के इक्वल है और ये है l। तो इस l का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 2r बाई पाई का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, है ना। तो ये l हमें पता हो, यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस पता हो, तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई mgl। तो इसमें हमने सबसे पहले निकाल लिया l का वैल्यू, यहाँ से वो आ गया है 2r बाई पाई का
होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट और पेंडुलम अबाउट पॉइंट ऑफ suspension is I is equal to 2mr स्क्वायर, है ना। अब 2mr स्क्वायर कैसे होगा ये हमें सोचना है, ठीक है। तो ये सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका खुद का मास है m, और अगर इसका रेस्ट आधा पार्ट जो मिसिंग है, अगर इसको भी मिला दिया जाए ऐसे, तो इसका मास कितना हो जाएगा 2m, ठीक है। अब इस पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जो सेंटर है ये, है ना, इस सेंटर के अबाउट होता है m इंटू आर स्क्वायर, जिसमें से, है ना, m इसका मास होता है, ठीक है। तो इसके अबाउट होता है mr स्क्वायर, और अगर टेंजेंट के अबाउट निकालना, जैसे पॉइंट ए से पास करे जो एक्सिस, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर यानी 2mr स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस रिंग का, वो हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ द रिंग इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर कंप्लीट रिंग का निकालना हो तो इसके अबाउट होता है mr स्क्वायर, और इसके अबाउट 2mr स्क्वायर पैरेलल थ्योरम लगाने से, ठीक है ना, 2mr स्क्वायर, जिसमें से m जो है रिंग का मास होता है। तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, 2, इस रिंग का मास जो है वो 2m है, 2 इंटू मास इंटू आर स्क्वायर। ये आया कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट एस के अबाउट। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो आधे रिंग का निकालना है, तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, आधे रिंग का निकल जाएगा। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वो आएगा 2mr स्क्वायर, है ना। तो आधे रिंग का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ 2mr स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने I का वैल्यू निकाल लिया, L का वैल्यू निकाल लिया, तो इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो T का वैल्यू आएगा 2 पाई अंडर रूट 2mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg इंटू r इंटू अंडर रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। तो फाइनली ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, है ना, ये जो 4 है ये रूट के अंदर है, तो ऊपर आएगा 4m आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई mgr अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, है ना। थोड़ा सा क्लियर इसको लिखते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, इसमें से m जो है ये दोनों m कैंसिल हो जाएंगे और एक r भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा को एक बार फिर से करेक्ट करके देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। तो ये आ जाएगा ऊपर वाला वैल्यू, इस I के जगह पर हम लोग रख देंगे 2mr स्क्वायर यहाँ से, और इसमें mg तो पूरा रख देंगे, और फिर L का जो वैल्यू रखेंगे इसमें से, तो ये R जो है R स्क्वायर बाहर करेंगे तो R रह जाएगा, और अंडर रूट
4 प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो t इज इक्वल टू आएगा 2 पाई अंडर रूट, इसमें से हम देख सकते हैं कि ये जो m है ये m कैंसिल हो जाएगा, एक r भी कैंसिल होगा, तो फाइनली ऊपर बचेगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई g अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है और करेक्ट भी है। तो सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम के बाद अब हम पढ़ेंगे टॉर्सनल पेंडुलम के बारे में। टॉर्सनल पेंडुलम। ठीक है, तो हम एक फिगर देख सकते हैं इसमें। इस फिगर में हमने एक टॉर्सनल वायर लिया हुआ है। टॉर्सनल वायर मतलब कि ऐसा वायर जिसमें कि ऐंठन आ सकती है, जिसमें कि ट्विस्ट हो सकता है ना, या जिसको कि हिंदी में कहा जाता है जैसे रस्सी में बल पड़ते हैं, वैसे उस तरह से इसमें बल पड़ सकते हैं। ठीक है, तो वैसा ये वायर है और इस वायर के जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पर एक डिस्क अटैच किया हुआ है। डिस्क की जगह पर कोई भी रिजिड बॉडी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी लिया जा सकता है, रिंग भी लिया जा सकता है ना। तो एक रिजिड बॉडी को टॉर्सनल वायर से सस्पेंड करके लटकाया जाता है और फिर इसको थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दिया जाता है, तो ये टॉर्सनल ऑसिलेशन करता है ना। तो टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, है ना। तो ये होता है रिजिड बॉडी is suspended by vertical torsional wire so that it is free to rotate about vertical टॉर्सनल वायर। तो जैसा कि हमने कहा कि जब इस डिस्क को थोड़ा सा रोटेट कराया जाएगा तो इस वायर में जो है ट्विस्ट हो जाएगा, ऐंठन आ जाएगी। तो किस तरह से आता है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो सपोर्ट है ना, यहाँ से ये जो वायर है, इस वायर के ये पॉइंट सारे जो हैं थोड़े थोड़े रोटेट कर जाएंगे। जैसा कि अगर एक यहाँ पॉइंट लें तो हर पॉइंट जो है वो अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा रोटेट, जैसे ये पॉइंट है ये ऐसे घूम जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से ये पॉइंट है ऐसे घूम करके यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये सारे पॉइंट थोड़े थोड़े रोटेट कर जाएंगे। जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए है यहाँ पर, और ये पॉइंट ऐसे घूमते हुए यहाँ पर आ गया, है ना। ऐसे कह सकते हैं ये है पॉइंट ए, और ये इस तरह से रोटेट करते हुए यहाँ पर आ गया। अब इसका अलग नाम देते हैं ए डैश। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करें कि ये जो वायर है, वायर का एक एक्सिस होगा, पहले उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना। तो सपोज ये वायर का एक्सिस हो गया है ना, वहाँ से पॉइंट ए को मिलाते हैं, फिर ए डैश को मिलाते हैं।
तो हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ए, ये यहाँ से रोटेट करके यहाँ आ गया। इसका मतलब है कि कितना एंगल से रोटेट किया होगा। ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग कह सकते हैं कि ये थीटा है ना। ये थीटा से रोटेट कर गया है, ठीक है। जो वायर है ये भी एक्चुअली में सिलिंड्रिकल शेप का होगा। तो अगर हम चाहें तो इसका सिलिंड्रिकल शेप ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। और उस सिलेंडर का जो एक्सिस है वो है ये ग्रीन लाइन, है ना। और ये उसका सेंटर है लोएस्ट पॉइंट का। तो हम देख सकते हैं कि जो डिस्क है, डिस्क भी उस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट थीटा से ये रोटेट कर जाएगा, है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी मटेरियल में जब डिफॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर से कुछ रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होती हैं जो कि उनको शेप में ले आती है। जैसा कि हम बात करें स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग में जब डिफॉर्मेशन होता है तो एक स्प्रिंग फोर्स लगता है उसको शेप में लाने के लिए। वैसे ही हर मटेरियल में होता है। तो ये जो टॉर्सनल वायर है, चूँकि इसको हम लोग ट्विस्ट कर रहे हैं, थीटा एंगल से इसको हमने घुमा दिया, तो उससे क्या होगा कि इसमें एक तरह से डिफॉर्मेशन हो गया, है ना। तो वायर में अंदर से फोर्सेस डेवलप होंगी जो कि इसको घुमा करके वापस, जैसे पॉइंट ए डैश है, उसको वापस ए पर ले जाएंगी, है ना। ऐसी फोर्सेस जो डेवलप होंगी वो एक टॉर्क लगाएंगी और वो फिर डिस्क को और वायर को दोनों को घुमा करके वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में ले जाएंगी, है ना। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्सेज हैं या रिस्टोरिंग टॉर्क है वो इस एंगल ऑफ रोटेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कहा जा सकता है रिस्टोरिंग फोर्सेज और रिस्टोरिंग टॉर्क इन टॉर्सनल वायर is directly proportional to minus theta, है ना। तो जो टॉर्क है इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस सी थीटा, है ना, वेयर सी इज टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ वायर। अब ये टॉर्सनल कांस्टेंट क्या है कि जैसे हमने स्प्रिंग में देखा है कि स्प्रिंग में स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, है ना। उसी तरह से इस टॉर्सनल वायर में भी टॉर्सनल कांस्टेंट होता है। तो जैसे स्प्रिंग की बात करें तो जिस स्प्रिंग कांस्टेंट के जितना बड़ा होता है वो स्प्रिंग उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होता है। वैसे इसमें भी जो टॉर्सनल वायर ज़्यादा इलास्टिक होगा उसमें सी का वैल्यू बड़ा होगा, है ना। तो ये कह सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है इसमें वो थीटा के प्रोपोर्शनल आएगा और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको टॉर्सनल कांस्टेंट कहा जाता है। ये टॉर्सनल कांस्टेंट वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें कि इस डिस्क को थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ देंगे, तो बहुत ज़्यादा इसको रोटेट नहीं कराना है, मुश्किल जो थीटा है 5 डिग्री या 10 डिग्री के आसपास इसको रोटेट करेंगे, है ना। तो रोटेट करेंगे तो दो जो डिस्क है ये कुछ ऐसे, फिर वापस ऐसे, फिर ऐसे, ये इस तरह से ओसिलेशन करेगा, है ना। बहुत स्मॉल एंगल से ये ओसिलेशन करता है। इस ओसिलेशन को टॉर्सनल ओसिलेशन कहा जाता है। तो इस केस में जैसा कि हमने देखा कि रिस्टोरिंग टॉर्क जो लग रहा है वो है माइनस सी थीटा, है ना। टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा।
तो इसको हमें कंपेयर करना चाहिए, कंपेयर इट विथ टॉर्क इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। सो आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी, that means omega is equal to under root I by c, where I is moment of inertia of rigid body about vertical टॉर्सनल वायर। तो ये जो रिजिड बॉडी है, ये जो डिस्क है, ये उस वायर के अबाउट रोटेट करेगा, है ना। जो वायर का एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वही डिस्क के लिए एक्सिस बनेगा। तो उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमें निकालना चाहिए। अगर इस फिगर में देखेंगे तो जो वायर का एक्सिस है, जो ग्रीन वर्टिकल लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, वही इस डिस्क के लिए एक्सिस बनेगा। तो डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो अगर इसमें यूज करना हो तो हम लोग mr²/2 यूज कर सकते हैं आई के जगह पर, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ जनरल एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड कितना होगा? सो टाइम पीरियड ऑफ टॉर्सनल पेंडुलम is t is equal to 2 pi by omega, that means 2 pi under root I by c। तो ये जो है फाइनल रिजल्ट है और इसे हमें याद रखना चाहिए।